इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ट्रेन हाईजैक और सैकड़ों सैनिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान की सेना बौखला गई है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों की नेता महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ आतंकी धाराएं लगाई हैं। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में सेना धरपकड़ अभियान चला रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने संसद में सरकार से 3 महीने का समय मांगा है। पाकिस्तानी सेना की इस क्रूरता के खिलाफ लाखों की तादाद में बलूच लोग सड़क पर उतर आए हैं। वहीं बीएलए ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। पूरे बलूचिस्तान प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं टीटीपी के आतंकी भी पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं। इससे पाकिस्तानियों को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं बलूचिस्तान अब अगला बांग्लादेश नहीं बन जाए। बलूचिस्तान के इस हालात ने चीन को भी डरा दिया है, जिसने सीपीईसी के नाम पर बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ताज़ा हालात से चीन भी डरा हुआ है। चीन का मानना है कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। पाकिस्तानियों का मानना है कि तालिबान के सत्ता में आने की वजह से पाकिस्तान के अंदर हिंसा बढ़ी है। वहीं पाकिस्तान में मौजूद चीन के अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे विदेशी साजिश भी शामिल है। चीन का कहना है कि उन्हें लगता है कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के अंदर स्थिरता आई है। पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे पाकिस्तान के अंदरूनी और भारी दुश्मन ताकतें एक बार फिर से इकट्ठा होकर इस हिंसा को भड़का रहे हैं। चीन ने कहा कि आगे चलकर टीटीपी और बीएलए की ये आतंकी घटनाएं पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वह आतंकियों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। इसकी वजह से आने वाले कुछ महीनों में हिंसा की घटनाएं काफ़ी बढ़ सकती हैं। इस दौरान चीन हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि चीन इस दौरान थोड़ा लो प्रोफाइल हो जाएगा। इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं होगा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। चीन पाकिस्तान की पूरी मदद करता रहेगा। चीनी अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि तमाम हिंसा के बाद भी पाकिस्तान की सरकार इतना कमज़ोर नहीं है कि जिससे ये आतंकी हरा सके। इस लड़ाई में आखिरकार पाकिस्तान की सरकार की जीत होगी। पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास विकल्प है। पाकिस्तानी सेना ड्रोन जैसे विकल्प का इस्तेमाल करके युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी गुटों के सदस्य हर दिन मारे जा रहे हैं। ऐसे में उनके सदस्यों की संख्या 1 से 2 साल में कम हो जाएगी। इसकी भरपाई वो तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे श्रीलंका में लिट्टे विद्रोहियों की संख्या कम होती गई और अंत में उसकी सरकारी सेना के हाथों हार हुई। चीन ने कहा कि टीटीपी और बीएलए के लोग पाकिस्तान को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन अंत में पाकिस्तान की सरकार सेना जीत हासिल कर लेगी। चीन अब तक के लिए लो प्रोफाइल होने जा रहा है। इसके बाद अपने मिशन बलूचिस्तान पर आगे बढ़ेगा। चीन का इरादा ग्वादर में नेवल बेस और सैन्य अड्डा बनाने का है। चीन ने अब तक करीब 60 अरब डॉलर सीपीसी के प्रोजेक्ट पर खर्च किया है। ग्वादर पोर्ट के जरिए वो फारस की खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए सीधे हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। ये बात करें हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बीते सप्ताह चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में खुशी का माहौल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसे भारत के लिए परेशानी के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ भारत के लिए परेशानी की बात होगी, वहीं पाकिस्तानियों का खुश होना स्वाभाविक है। यूनुस की चीन यात्रा के बाद भारत क्या करेगा, इसे लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अपनी राय रखी है। एबीएन न्यूज़ के साथ कार्यक्रम में चर्चा करते हुए अब्दुल बासित ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि मोहम्मद यूनुस ने पहले भारत जाने का विचार बनाया था, लेकिन नई दिल्ली से उन्हें कोई भाव नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बीजिंग जाने का फैसला किया। बासित ने चीन के दौरे को बांग्लादेश के लिहाज से बहुत अच्छा दौरा बताया, जहाँ मोहम्मद यूनुस को जोरदार स्वागत मिला। लेकिन बासित सवाल उठाते हैं कि क्या भारत यूं ही बैठा रहेगा या उसका अगला कदम क्या होगा। बासित ने कहा कि भारत ने अभी तक बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब मोहम्मद यूनुस से आगे की सोच रहा है। बांग्लादेश में चुनाव का इंतजार कर रहा है। बासित ने कनाडा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिस पर आरोप लगाया कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा बांग्लादेश के चुनाव में भी कर सकता है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि भारत अभी भी बांग्लादेश में काफ़ी पैठ रखता है। इसके साथ ही बांग्लादेश में अवामी लीग के समर्थक अभी भी बड़ी संख्या में हैं। शेख हसीना नहीं है, फिर भी ये लोग उनके लिए सहानुभूति रखते हैं। बासित ने संभावना व्यक्त की है कि बांग्लादेश में अब जब भी चुनाव होंगे, भारत बहुत प्रभावित करने की स्थिति में होगा और उसकी कोशिश होगी कि उन ताकतों को वापस सत्ता में लाया जाए या फिर मजबूत किया जाए जो प्रो इंडिया हों। उन्होंने कहा कि अगर अवामी लीग प्रतिबंधित भी हो जाती है तो भारत उसकी जगह पर किसी नए दल या दूसरी पार्टियों का समर्थन कर सकता है और कोशिश करेगा कि ऐसे लोग सदन में पहुँचें। उन्होंने कहा कि भारत यूं ही नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। उन्हें पाकिस्तान को सलाह दी है कि उसे भी यूनुस से आगे के बारे में सोचना चाहिए।
पाकिस्तान को भी इस संभावना के बारे में विचार करना चाहिए। ये हम बात करें पाकिस्तान के पूर्व सांसद और रक्षा विशेषज्ञ फैसल रजा अबीदी के बारे में। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और रक्षा विशेषज्ञ फैसल रजा अबीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के टेलीविजन पर अबीदी ने बैठकर भारत के खिलाफ जहरीला प्लान बयान किया है, जहां उन्होंने ईरान समर्थित यमन के हुतियों से इसराइल के अलावा भारत के खिलाफ भी मिसाइल और ड्रोन हमले करने को कहा है। फैसल रजा अबीदी ने आरोप लगाया कि भारत खुलकर पाकिस्तान के अंदर सशस्त्र विद्रोहियों की मदद कर रहा है। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि भारत फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मदद कर रहा है। अपनी जहरीली और भड़काऊ बयानबाजी के लिए मशहूर आबिदी ने पाकिस्तान के GTV नेटवर्क पर बोलते हुए भारत को यहूदियों का सबसे बड़ा समर्थक और इस्लाम का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि भारत इसराइल को हथियार भेजकर गाज़ा में युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है। आबिदी ने कहा कि भारत और इसराइल दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन हैं। हालांकि भारत पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया। ये दूसरी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की तरह ही जो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। इस दौरान उन्होंने लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों पर हमला कर रहे यमन के हूती चरमपंथियों से भारत को निशाना बनाने की उम्मीद लगाई। आबिदी ने हूती चरमपंथियों से अपनी मिसाइल क्षमता का फ़ायदा उठाते हुए भारत के हितों पर निशाना बनाने की अपील की है। पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि हूतियों ने भारत के 6 जहाज़ों को डुबो दिया है। यह एक ऐसा दावा है जो कभी हूतियों ने भी नहीं किया है। आबिदी ने यह भी कहा कि यमन भारत के सभी जहाज़ों को डुबोएगा। यहाँ तक दावा किया कि यमन हूती बहुत जल्द ही ये जंग भारत के दरवाजे पर लेके जाएंगे। मुंबई, अहमदाबाद या गुजरात के जितने भी तटीय इलाके हैं बहुत जल्दी यमन के निशाने पर आएंगे। भारत का सारा उत्पादन खाक हो जाएगा और वो अपना एक भी सामान दुनिया में नहीं पहुंचा पाएगा। यमन के हूती चरमपंथियों को यमन का समर्थन है। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल और किलर ड्रोन है। हूतियों के दावे के अनुसार उनकी मिसाइलें 2000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। गाज़ा में इजरायली अभियान के दौरान हूतियों ने कई मिसाइलें दागी है जो इसराइल तक पहुंचने में सफल रही हैं, जो यमन से 1800 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हूतियों के ड्रोन के बारे में दावा किया जाता है कि वे 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। भारत और यमन के बीच की सबसे नज़दीकी बिंदु की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। इस तरह भारत सैद्धांतिक रूप से हूतियों की रेंज के भीतर है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई करना अनिवार्य है। हूतियों ने अभी तक इतनी दूरी तक कोई मिशन नहीं किया है। इसके अलावा हूतियों के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। 2500 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेशन करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वहीं भारत के पास एक मजबूत आक्रामक और रक्षा प्रणाली मौजूद है। हम बात करें ईरान की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लारिजानी की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आई है। इससे पहले खामनेई ने कहा था कि ट्रंप ने यदि ईरान पर बमबारी करने की धमकी दी तो हम जवाबी हमला करेंगे। खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने एक साक्षात्कार में कहा, हम परमाणु हथियारों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरानी परमाणु मुद्दे में कुछ गलत करते हैं तो आप ईरान को उस दिशा में ले जाने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि हमें खुद का बचाव करना है। हालांकि अली ने कहा कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका खुद या इसराइल के माध्यम से बमबारी की जाती है तो ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे पहले शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि यदि ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता है तो बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने ईरान को सेकेंडरी टैरिफ के साथ दंडित करने की भी धमकी दी। हालांकि ट्रंप की टिप्पणी में स्पष्ट नहीं है कि वह अमेरिकी बमबारी की धमकी दे रहे थे या ईरान के दुश्मन इसराइल के साथ बमबारी करने की। ट्रंप की धमकी पर खामनेई ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे एक मजबूत जवाब का सामना करना पड़ेगा। खामनेई का यह संदेश ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत आमिर सईद इरावनी ने एक पत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। दूता ने कहा कि ईरान अमेरिका या इजरायली शासन द्वारा किए गए किसी भी आक्रमण का तेजी और निर्णायक रूप से जवाब देगा। आइए हम बात करें अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग HHS में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कर्मचारियों को बर्खास्तगी के नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप सरकार 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल सकती है। यह नोटिस ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने HHS और सरकार के अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों से उनके सामूहिक मोलभाव के अधिकार छीनने का ऐलान किया था। स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर ने पिछले सप्ताह HHS को फिर से आकार देने की योजना की घोषणा की थी। ट्रंप सरकार रोगों के प्रकोपों का पता लगाने, चिकित्सा अनुसंधान करने और उसका वित्त पोषण करने, खाद्य दवाइयों की सुरक्षा की निगरानी करने
और देश के लगभग आधे हिस्से के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों का संचालन करने वाली एजेंसियों के लिए एक साथ लाने जा रही है, जिसे लेकर ट्रंप सरकार ने कई अहम कदम उठाने वाली है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का काम संक्रामक बीमारियों की निगरानी, खाने पीने की चीज़ों और अस्पतालों की जांच करना है। इसके अलावा यह विभाग स्वास्थ्य बीमा से जुड़े कार्यक्रमों की देखरेख करता है, जिससे अमेरिका की लगभग आधी आबादी को फ़ायदा मिलता है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि उसकी कुल 82,000 कर्मचारियों की संख्या घटाकर 62,000 कर दी जाएगी, यानी कुल 20,000 पद खत्म कर दिए जाएंगे। इनमें 10,000 कर्मचारी सीधे तौर पर नौकरी से निकाले जाएंगे, बाकी 10,000 कर्मचारी स्वेच्छा से रिटायर होंगे या सरकार की तरफ से दिए गए पैकेज लेकर पद छोड़ देंगे। ये छटनी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति के तहत हो रही है, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और नौकरी छोड़ने के लिए विशेष पैकेज दिए गए हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.